चारों तरफ सन्नाटे का माहौल था। हवा शांत हो चुकी थी। खामोशी इतनी थी कि मास्टर के कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। मास्टर चलते हुए यादव के जिस्म तक आया, जिसमें थोड़ी देर पहले तक राहुल की आत्मा थी, और वहां पड़े वज्र को उठाकर वो यादव की तरफ चल पड़ा, जो इस वक्त राहुल के जिस्म में था। और फिर मास्टर ने वज्र से राहुल के शरीर पर वार किया। वो शरीर भी तड़प तड़प कर शांत हो गया। दो लाशों के बीच खड़ा था मास्टर, जिसने अपने दाएं हाथ से वज्र को उठाकर हवा में कुछ मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। वो मंत्र इस गुंबज में गूंज रहे थे, और तभी अचानक खांसते हुए राहुल ने अपनी आंखें खोली और मास्टर को कुछ ही दूर खड़ा पाया। राहुल चीखते हुए मास्टर की तरफ बढ़ा और चिल्लाते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे मारने की कोशिश की। मास्टर ने राहुल की तरफ घूर के देखा और फिर उसका हाथ कस के पकड़कर पास ही में पड़े पानी के कुंड की तरफ ले गया। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मास्टर करना क्या चाहता था। तभी राहुल की नजर पानी पर पड़े अपने प्रतिबिंब पर गई। राहुल हैरान था। अपने हाथों से अपने चेहरे को छू कर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार राहुल को अपना जिस्म वापस मिल गया है। अपने जिस्म को वापस पाने के लिए राहुल ने क्या क्या नहीं किया था। हर मुसीबत, हर चुनौतियों से लड़ता चला गया, पर अब राहुल टूट चुका था। घुटनों के बल जमीन पर गिरते हुए राहुल की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। और फिर उसकी नजर यादव के जिस्म पर पड़ी। मास्टर ने कहा, यादव की आत्मा उसके जिस्म में जा चुकी है, पर वो मरा नहीं है। राहुल नम आंखों के साथ मास्टर की तरफ आकर बोला, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया, मुझे लगा। मास्टर ने हाथ उठाते हुए कहा, इन सब की जरूरत नहीं, मैंने वही किया जो नरकदूत को हराने के लिए जरूरी था। ये मत भूलो, अभी हमने जंग जीती नहीं है, अभी तो जंग की बस शुरुआत है। चलो आगे बहुत कुछ करना है। पर राहुल अपनी जगह से हिला नहीं। मास्टर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मां और आयशा से मिल नहीं लेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आयशा का नाम सुनते ही मास्टर असमंजस में पड़ गया। आखिर आयशा ने उसी के सामने कूदकर अपनी जान दी थी। मास्टर ने कभी सोचा नहीं था कि आयशा ऐसा कदम उठा सकती थी, पर अभी नरकदूत के विनाश के लिए मास्टर को आयशा की मौत का सच राहुल से किसी भी हाल में छुपाना था। मास्टर को ख्यालों में खोया देख राहुल पूछता है, क्या हुआ, कहां खो गए? मास्टर हड़बड़ाते हुए कहता है, खोया नहीं, बस अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। राहुल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम अभी मेल मिलाप कर सको। तुम इस वक्त मां या आयशा में से किसी एक से मिल सकते हो। सोच समझ कर जवाब देना, किससे मिलना चाहते हो? मास्टर की धड़कनें तेज हो रही थी कि बिना सोचे समझे राहुल ने कहा, मां से मिलना है मुझे। मास्टर ने चैन की सांस लेते हुए कहा, तो ठीक है, चलो। नरकदूत अपनी गुफा में बैठा उस खौलती हुई कढ़ाई में कमिश्नर को एक औरत को बेरहमी से मारते हुए देख रहा था। उस औरत के सर पर भी लाल निशान था, जिसे मारते ही कमिश्नर वहां से निकल गया। नरकदूत ने सोचा, मेरा कमिश्नर पर दावा सही निकला। इसे किसी रिश्ते की परवाह नहीं। 4 लाल निशान वाले लोगों को तो ये मार ही चुका है। अब बचे हैं वो 3 लोग, जिनके मरने के बाद कोई मुझ तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। और ये कहते ही नरकदूत उस खौलती हुई कढ़ाई के ऊपर हाथ घुमाता है, पर उसे कोई दृश्य दिखाई नहीं देता। नरकदूत गुस्से में कहता है, आखिर ये यादव और राहुल है कहां? लाल निशान वालों की मौत के बाद कमिश्नर को इन्हें ढूंढने भेजना ही पड़ेगा। एक तरफ नरकदूत की नजरें राहुल को ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ
राहुल मास्टर के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। मास्टर ने सूरज की तरफ देखकर वक्त का पता लगा लिया था और राहुल की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे नरकदूत का सामना करने के लिए तैयारी करनी है। सिर्फ 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। राहुल ने हामी भरी और 5वें माले के अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए जब मास्टर की तरफ पलट कर देखा, तब तक मास्टर गायब हो चुका था। एक गहरी सांस लेकर राहुल ने अपने घर की बेल बजाई। धीरे से दरवाजा खुला। राहुल की मां सामने खड़े उसे घूर रही थी कि राहुल बोल पड़ा, मां, मैं राहुल हूं। वो उस वक्त शमशान में मेरे जिस्म में कोई और। राहुल और कुछ बोल पाता इससे पहले राहुल की मां उसे गले लगाकर रो पड़ी। रोते हुए राहुल की मां ने कहा, मां हूं, जानती हूं तू मेरा ही राहुल है। तू सही सलामत है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मां की ममता ने राहुल की आंखें भी नम कर दी थी और तभी राहुल की मां उसे खींचते हुए अंदर लाती और कहती है, बेटा बेटा तू जल्दी से अपना सामान बांध ले, हम यहां से चले जाएंगे। राहुल ने घर में झांकते हुए पूछा, पापा कहीं नहीं दिखाई दे रहे? मां ने कहा, वो जा चुके हैं और अगर हम भी ज्यादा देर यहां रुके तो मैं तुझसे दोबारा दूर नहीं होना चाहती बेटा। राहुल के चेहरे पर शंका देख मां ने फिर से कहा, आखिर तुझे चाहिए क्या? तेरी मां तेरे साथ है, तू चाहे तो आयशा को भी साथ ले चल सकता है। ऐसी जगह जहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा, चैन की सांस ले सकते हैं हम, इन सबसे दूर। सोच क्या रहा है बेटा, कुछ बोल। राहुल सोच में पड़ गया था। वो जानता था मां सच कह रही है। उसके पास उसका शरीर था जिसे पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था। राहुल के पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। और तभी राहुल ने मां की तरफ देखते हुए कहा, सामान बांध मां, हमें जल्दी निकलना होगा। मास्टर राहुल की उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा सूरज की तरफ देखकर सोचता है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? और तभी मास्टर के दिमाग में ख्याल आता है, नहीं, कहीं राहुल के साथ कुछ हो तो नहीं गया। पलक झपकते ही मास्टर वहां से गायब होकर राहुल के फ्लैट में आ जाता है। मास्टर इधर उधर देखता है पर वहां ना तो राहुल की मां थी ना ही राहुल। और तभी मास्टर की नजर कमरे की अलमारी पर पड़ती है जो खाली थी। मास्टर को समझते देर नहीं लगी। मास्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और तभी मास्टर को अपने चूहे की आवाज आती है जो सोफे पर बैठा पनीर के टुकड़े को तर रहा था। मास्टर गुस्से में आगे बढ़ता है कि तभी फ्लैट का दरवाजा खुलता है और राहुल अंदर आता है। राहुल अपने फ्लैट के अंदर मास्टर को देखकर चौंक जाता है और घड़ी की तरफ देखकर कहता है, ओह, मैं थोड़ा लेट हो गया, मां को सुरक्षित जगह छोड़ने गया था, चले? मास्टर बस राहुल को घूरे जा रहा था। राहुल ने पूछा, क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो? मास्टर ने धीरे से कहा, सोच रहा हूं अब नरकदूत का अंत करीब है। राहुल ने कहा, हाँ वो तो है ही, पर 1 सेकंड, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं भाग गया हूं? मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम मैदान छोड़ के भागने वाले होते तो कब के भाग चुके होते। मंजिल के करीब वही पहुंचता है जो विपरीत परिस्थितियों में चट्टान की तरह टिका रहता है। अब चलें? पहले ही तुम्हारी वजह से काफी देर हो चुकी है। मानवता की भलाई के लिए राहुल चल पड़ा था, एक ऐसी जंग लड़ने जिसमें अभी भी उसका पलड़ा बहुत कमजोर था, पर इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। पुणे की येड़वाड़ा जेल में एक खुफिया कमरे में बैठा सीबीआई चीफ नायडू अपनी टीम के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा था। नायडू ने अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा, कमिश्नर ने अजंता से करीब 1 हफ्ते पहले महेंद्र नाथ और उसके परिवार के मुर्दा जिस्म निकालकर कहीं और रख दिए हैं। मुझे कमिश्नर की इस पूरे हफ्ते की एक एक जानकारी चाहिए। वो कहां जाता था, किससे मिलता था और कहां सोता था, हर चीज। तभी एक अफसर ने उत्सुकता से पूछा, पर नायडू सर, हम ये 20 साल पुरानी बॉडीज का करेंगे क्या? और उस केस का राहुल और कमिश्नर से क्या लेना देना?
नायडू ने गहरी आवाज में कहा, राहुल की दुश्मनी कमिश्नर से थी और कमिश्नर उन बॉडीज के साथ कुछ तो करना चाहता था। वो मुर्दा जिस्म एक बार हमारे हाथ लग जाए तो पोस्टमार्टम के जरिए हम सच के करीब पहुंच सकते हैं। नायडू ने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। नायडू एक सदियों पुराने एक ऐसे राज की तरफ बढ़ रहा था जिससे अब तक राहुल भी अनजान था। पर राहुल के सामने अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह नरकदूत की उस गुफा में पहुंचना और उस किताब को हासिल करना। पर राहुल ने चलते हुए अपनी आंखें बंद की और नरकदूत का नाम लेने लगा। नरकदूत, मैं यहां हूं। और तभी राहुल ने जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। अपनी आंखें खोल राहुल ने बाईं ओर देखा तो मास्टर जोर जोर से हंस रहा था। राहुल ने हैरानी से पूछा, हुआ क्या? इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बचकानी हरकतों पे हंसी आ रही है। 50 रुपए मिले। अरे नरकदूत कोई टैक्सी थोड़ी है जो तुमने सीटी बजाई और वो आ गया। भूलो मत, कोई नरकदूत को बुला नहीं सकता, पर नरकदूत जिसे चाहे उसे अपने सामने खड़ा कर सकता है। राहुल ने झल्लाते हुए कहा, ऐसे तो हम कभी नरकदूत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मास्टर ने आगे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो हमें ले जाएगा। राहुल ने जब उस उंगली की दिशा में देखा तो वो भी चौंक गया था। एक 45 साल का इंसान सूट बूट पहने बदहवास सा जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था। राहुल ने चौंकते हुए कहा, कमिश्नर? मास्टर ने कहा, हाँ, इस नरकदूत के नए दूत ने शहर में काफी उत्पात मचा रखा है। राहुल ने हड़बड़ी में कहा, हमें उस इंसान को बचाना चाहिए वरना कमिश्नर उसे मार देगा। मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी शक्तियों को हराना है तो निर्दोष लोगों को अपना बलिदान देना ही होगा। राहुल ने हैरानी से पूछा, पर यह हमें क्यों नरकदूत तक ले जाएगा? मास्टर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हम उसके साथ ऐसा खेल खेलने वाले हैं जो इस कमिश्नर का तेज दिमाग भी नहीं पकड़ पाएगा। ये कहते हुए मास्टर ने राहुल के कानों में कुछ कहना शुरू किया। कमिश्नर से भाग रहा वो आदमी थक कर एक पेड़ के नीचे रुक गया। पलट कर देखा तो कमिश्नर वहां नहीं था। वो आदमी चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी अचानक पेड़ से कूदकर कमिश्नर उसके सामने आके खड़ा हो गया। कमिश्नर की आंखों में अपनी मौत देख वो आदमी डर के रहम की भीख मांगने लगा था और तभी कमिश्नर ने उसे गर्दन से जकड़ के उसका गला घोटने लगा। कमिश्नर ने हंसते हुए कहा, बहुत भगाया तूने मुझे, पर अपनी मौत से कोई भाग नहीं सकता। देखते ही देखते उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। कमिश्नर ने जैसे ही उसके मुर्दा जिस्म को जमीन पर फेंका, पलक झपकते ही वो इंसान फिर से खड़ा हो गया। कमिश्नर हैरान था। उसने अपनी जेब से बंदूक निकालकर उस आदमी के भेजे पर गोली चलाई। वो गिरा और फिर खड़ा हो गया। कमिश्नर समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। कमिश्नर ने हंसते हुए कहा, इस तरह का छलावा तो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, मास्टर। कमिश्नर ने पलट कर देखा तो मास्टर ठीक उसके सामने खड़ा था। मास्टर ने कमिश्नर की तरफ घूरते हुए कहा, नरकदूत के किसी भी दूत को मैं जीतने नहीं दूंगा। कमिश्नर ने भी गुस्से से मास्टर की तरफ देखा और चिल्लाया, मैं उन बाकी दूतों की तरह नहीं हूं मास्टर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कमिश्नर ने जैसे ही मास्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि जमीन ने उसके पांव को जकड़ लिया था और अचानक से सैकड़ों चूहे उस जमीन के पास आकर उसे खोदने लगे थे। देखते ही देखते कमिश्नर का जिस्म उस गड्ढे में घुसता चला जा रहा था। कमिश्नर अपनी पूरी ताकत से जोर लगा रहा था, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी।
मास्टर ने हंसते हुए कहा, आज तू इसी मिट्टी में दफन होगा कमिश्नर। पर अब तक कमिश्नर का आधा जिस्म गड्ढे में जा चुका था और तभी अचानक से एक जोर की हवा ने उन सभी चूहों को तितर बितर कर दिया। कमिश्नर हैरान था और तभी उसकी नजर दूसरी तरफ खड़े राहुल पर पड़ी। कमिश्नर ने चौंकते हुए पूछा, राहुल तू मुझे क्यों बचा रहा है? राहुल ने कहा, तुम भूल रहे हो कमिश्नर, मैं राहुल के जिस्म में यादव हूं और अभी भी नरक दूत का ही दूत हूं। यह मास्टर और राहुल का ही बनाया हुआ प्लान था, कमिश्नर को यकीन दिलाने के लिए कि वो नरक दूत की तरफ है। राहुल में शक्तियां नहीं थी, वो बस नाटक करके कमिश्नर का विश्वास जीतना चाहता था और इस नाटक में साथ दे रहा था खुद मास्टर। मास्टर ने चीखते हुए राहुल से कहा, तो तू भी आ गया मरने, तो मर। ये कहते हुए मास्टर राहुल की तरफ तेजी से बढ़ा। राहुल मास्टर के प्रहार से झुकते हुए बचा और फिर पलटकर जोर से मास्टर पर वार किया। मास्टर कमिश्नर को यकीन दिलाने के लिए खुद मीलों दूर जा गिरा। मौका देख राहुल कमिश्नर को उस गड्ढे से निकालते हुए बोला, हम जो भी कर लें इस वक्त मास्टर का सामना नहीं कर सकते। कमिश्नर ने हैरानी से पूछा, तो फिर हम करेंगे क्या? राहुल ने कमिश्नर की तरफ देखते हुए कहा, हमें नरकदूत के पास वापस जाना होगा। कमिश्नर ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम इस तरह नहीं भाग सकते। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, जिंदा रहे तो मास्टर को भी कभी मार सकते हैं, इस वक्त हमारा यहां से निकलना जरूरी है। कमिश्नर कुछ सोच नहीं पा रहा था, पर वो जानता था राहुल की बात में दम है। अब तक राहुल कमिश्नर को गड्ढे से निकाल चुका था। राहुल ने फिर से कहा, सोचने का वक्त नहीं है, मास्टर किसी भी पल यहां आ सकता है। कमिश्नर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम नरकदूत की गुफा में चलते हैं। ये सुनते ही राहुल के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कमिश्नर ने खुद को संभालते हुए राहुल को पकड़ा और तेजी से वहां से उड़कर चला गया। वहीं जमीन पर खड़ा मास्टर उन दोनों को जाते देख रहा था। मास्टर ने हंसते हुए कहा, तू एक्टर तो कमाल का है राहुल। अब बस हम खेल के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। बस नरकदूत भी तेरे इस नाटक में फंस गया तो वो किताब हासिल करना आसान हो जाएगा और किताब मिलते ही नरकदूत का अंत तय है।